Hello students, now the next topic in continuation with the chapter Work Energy Power of class 9. The next topic is Law of Conservation of Energy. So today we will discuss about the Law of Conservation of Energy. Students, we know that the energy is found in different form: light energy, electrical energy, kinetic energy, potential energy. So there are different type of forms of energy, and these energies get converted from one form to the another. But there is a very interesting thing that whenever the energy get transformed from one form to another, then total energy of the system remains unchanged. इसका मतलब ये है कि कोई भी एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर मान लेते इसी सिस्टम के अंदर अगर लाइट एनर्जी है या इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो टोटल एनर्जी है तो इसी सिस्टम में, लाइट भी इसी सिस्टम में है, लाइट भी वापस मानो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, चाहे लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो तो दोनों क्या रहेगा, टोटल इस सिस्टम की कंप्लीट एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट. तो इसको हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे भी. तो आपको याद रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. किसी भी सिस्टम में एनर्जी है वो कभी बनती नहीं है, बिगड़ती नहीं है, ख़त्म नहीं होती, न्यू बनती नहीं है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और हमेशा कांस्टेंट रहती है. यानी टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की हमेशा सेम रहेगी या टोटल एनर्जी हमेशा अनचेंज्ड रहेगी. तो ये स्टेटमेंट आ गया दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed but can be transformed from one form to another. तो इसका मतलब किसी भी सिस्टम में कभी एनर्जी बनती नहीं, बिगड़ती नहीं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, सेम रहेगी, बिल्कुल चेंजेस नहीं आएगी. तो हम कह सकते हैं ये हमेशा कंजर्व्ड भी रहेगी. और इसी को हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो इसलिए बच्चों टोटल एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन के पहले या बाद में ये भी सेम रहती है. चलो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, ज़मीन है, और एक मींस ग्राउंड से h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है वो रखी हुई है या किसी ने पकड़ रखी है. इस ऑब्जेक्ट का मास है m. अब क्या हुआ, शुरू में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 0, और h हाइट पे है. तो इस ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी आएगी, इस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी. तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, mgh. ठीक है. लेकिन जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ये कितनी होगी, 0. क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv². आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². और वेलोसिटी जब शुरुआत में ऑब्जेक्ट रेस्ट में 0 है, हमने उसे पकड़ रखा है, एक बिल्डिंग पे एक ईंट पड़ी है किनारे पे, बस पड़ी है, 0 है, इसका मतलब कोई वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0. लेकिन जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ देंगे तो ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव करेगी, और जैसे ही ये ग्राउंड पे मूव करेगी, ये लो, मैं यहाँ पे भी इसको बना लेती हूँ, इसकी पोजीशन मिड में भी. तो बच्चों जैसे ही आधे रास्ते पे पहुँची तो कितनी हाइट हो गई, h/2, और ये मूव भी कर रही है. तो यहाँ पे इसके पास में क्या है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी आई और काइनेटिक एनर्जी भी आई. पोटेंशियल एनर्जी इसकी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है. क्यों, क्योंकि हाइट कम होती जा रही है. तो इस वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी होती क्या, mgh. तो जब इसकी हाइट कम हो रही है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन वेलोसिटी भी बढ़ रही है. तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में.
और जैसे ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच करेगी, जस्ट टच द ग्राउंड, उस टाइम पे इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 0। और उस कंडीशन में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। तो हाइट 0 होते ही व्हेन इट जस्ट टच द ग्राउंड, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी होगी, 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 12 mv², जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो शुरू में देखें तो टोटल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, और बाद में देखें तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक। यहाँ पे पहले काइनेटिक 0 थी, अब यहाँ काइनेटिक मैक्सिमम, यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम। तो हुआ क्या कि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी जब ये ग्राउंड पे पहुँचता है तो टोटल पूरी कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, हमेशा किसी भी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी। और टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू कितनी, पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट क्या होगा, mgh प्लस 12 mv²। इसको हम लिख सकते हैं mgh प्लस 12 mv² इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और या फिर आप इसको इधर ले जाओगे तो mgh इज इक्वल्स टू -12 mv² भी लिख सकते हो। तो इससे सिर्फ एक बात याद आती है, अपन को समझ आती है कि एक एनर्जी है वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, एक बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी क्योंकि वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एंड दिस वन विल बी इक्वल टू द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक और इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब भी फ्री फॉल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है उसमें डिक्रीमेंट होता है, क्योंकि हाइट है वो डिक्रीज होती है, और उसी वक्त क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी कंटिन्यूसली क्या है, बढ़ती जाती है। ठीक है, जितना पोटेंशियल एनर्जी कम उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। इस वजह से क्या है, हम यहाँ पे अगर एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें अगर मोशन के ड्यूरिंग, तो फिर ये हमारा फ्री फॉल कंडीशन हो जाती है। फ्री फॉल में हम सिर्फ एनर्जी को ही कंसिडर करते हैं, इसलिए हम क्या है, एयर के रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूसली फ्री फॉल के ड्यूरिंग भी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।